जय हिंद। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो से हम शुरू करेंगे कि वैद्युत चालन चैप्टर यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसका नाम है विद्युत चालन। विद्युत चालन चैप्टर्स का नाम है। ये वीडियो भारत के उस हर बच्चे के लिए या फिर उस हर बच्चे के लिए बहुत ही जरूरी है जो भी बच्चा इस चीज को जानने की इच्छा रखता है कि करंट जो होती है, जो हमारे घर में फैन होता है, फ्रिज होता है और मतलब फ्रिज, कूलर, जो भी लाइट से चलने वाली जितनी भी सारी चीजें हैं, ये कैसे काम करती हैं, आखिर पंखा घूम कैसे जाता है, इसके भीतर ऐसी कौन सी ताकत होती है जो इसको घुमाने के लिए मजबूर कर देती है। इन सारी चीजों को जानने के लिए इसकी इच्छा अगर आप रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए जरूरी है। ये वीडियो आपको जरूर बता देगी कि हाँ, ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। आप कोल्ड ड्रिंक पी पाते हैं ठंडी, वो किसकी वजह से? फ्रिज में जब उसको रखा जाता है, फ्रिज कैसे चलती है? तो विद्युत से चलती है। फैन कैसे चलता है? विद्युत से चलता है। इलेक्ट्रिक से जो है गाड़ियां भी चलती हैं, तो वो कैसे चलती हैं? इन सारी चीजों को हम यहाँ पे आज बताने वाले हैं। इसलिए ये वीडियो जो है, आपका जो विद्युत चालन चैप्टर है, ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराएगा हमारा विद्युत से, करंट से। तो इस पूरे वीडियो में हम करंट को डिस्कस करने वाले हैं कि विद्युत क्या होता है। ठीक है, विद्युत क्या होता है और उसके बाद हम सारी चीजें यहाँ समझते हैं। तो ये नया चैप्टर भी नया है, स्टार्टिंग से यहाँ पे आप सभी देखें। ठीक है, विद्युत क्या चीज होता है पहले वो चीज देखिए। विद्युत का अर्थ जो है, विद्युत का मतलब जो है, करंट का क्या मतलब है? विद्युत शब्द का अर्थ जो होता है आवेश के प्रवाह। किससे होता है? आवेश के प्रवाह से। आवेश के प्रवाह से होता है। विद्युत धारा जिसे बोलते हैं आप, विद्युत धारा, विद्युत धारा, विद्युत धारा जो होती है उसका सीधा सा मतलब होता है आवेश के प्रवाह से। अब बात आ जाएगी कि आवेश कितने प्रकार का होता है या आवेश क्या होता है। ठीक है, आवेश एक प्रकार का एक गुण होता है, विशेष गुण होता है। हर एक ऑब्जेक्ट का, हर एक ऑब्जेक्ट का एक विशेष प्रकार का गुण होता है, उसे ही आवेश कहते हैं। उस गुण के कारण वस्तुएं अपनी तरफ आकर्षित होने लगती हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको हम आवेश कहते हैं। तो यहाँ देखिएगा, आवेश के प्रवाह, आवेश दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का आवेश होता है। एक धनात्मक आवेश होता है और एक ऋणात्मक आवेश होता है। एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। धनात्मक का मतलब है किसी वस्तु पर अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई है तो वहां पे धनात्मक आवेश आएगा। अगर किसी वस्तु पर ऋणात्मक आवेश है तो उसका मतलब है कि उस वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई है। इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होने से ऋणायन बनता है और इलेक्ट्रॉनों की कमी होने से धनायन बनता है। इलेक्ट्रॉनों के कमी होने से धनायन बनेगा और इलेक्ट्रॉनों के वृद्धि होने से हमारा ऋणायन बनेगा। जैसे कि प्रोटॉन जो होता है उस पर प्लस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो माइनस चार्ज होता है। तो विद्युत धारा की जो परिभाषा है वो बस इतनी ही है कि आवेश के प्रवाह, आवेश अगर गति कर दे, आवेश अगर गति कर दे, उसी को बोला जाता है विद्युत धारा। मैं इसकी परिभाषा को लिखता हूँ, फिर इसको और अधिक समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा, डेफिनेशन कंप्लीट है, इसको हम समझाएंगे भी। और यहाँ पे लिखा गया है, किसी चालक के दिए गए बिंदु से प्रति सेकंड गुजरने वाले आवेश को वैद्युत धारा कहते हैं। कहने का अर्थ है कि आपको किसी दिए गए चालक के किसी बिंदु से एक सेकंड में जितना आवेश गुजर जाए, किसी चालक के किसी दिए गए बिंदु से
1 सेकंड में जितना आवेश गुजर जाए उस आवेश को ही क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। जैसे मैं समझाने की कोशिश यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ पे एक चालक तार बना लेते हैं। ठीक है, ये मान लिया एक चालक है, ये क्या है, चालक तार है। इस चालक तार के इस बिंदु से 1 सेकंड में, 1 सेकंड में, कितने सेकंड में, 1 सेकंड में, 1 सेकंड में इस चालक तार के दिए गए बिंदु से 1 सेकंड में जितना आवेश गुजर जाएगा उस आवेश को ही क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। जैसे हम समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मान लेते हैं कि 10 सेकंड में, कितने सेकंड में, 10 सेकंड में दिए गए बिंदु से 50 कूलाम आवेश गुजरता है। कितना गुजरता है, 50 कूलाम आवेश गुजरता है। 10 सेकंड में 50 कूलाम आवेश गुजरता है दिए गए बिंदु से। ठीक है, दिए गए बिंदु से अगर 50 कूलाम आवेश गुजर रहा है, हमारी परिभाषा ये कहती है कि किसी चालक के किसी दिए गए बिंदु से 1 सेकंड में जितना भी आवेश गुजर जाता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे वैद्युत धारा कहते हैं। तो अब यहाँ देखिएगा 10 सेकंड में 50 कूलाम आवेश गुजर रहा है, तो 1 सेकंड में कितना गुजरेगा, तो ये 10 को इसके नीचे ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1, और फिर यहाँ पे आ जाएगा सेकंड, 1 सेकंड। ठीक है, एरो ये वाला 10 कहाँ आ जाएगा, 50 के नीचे, और ये हो जाएगा कूलाम। ठीक है, मतलब 1 सेकंड में 10/50, तो 50/10 आ गया है। मतलब 1 सेकंड में जो हमारा आवेश गुजर रहा है वो कितना गुजर रहा है, 50/10। 50/10 का मतलब हो गया इतना गुजर रहा है, काटोगे तो आएगा 5। तो अगर तुमने क्या किया, समय को 10, पहले क्या था, सेकंड था, समय था, 10 सेकंड को तुमने क्या किया है, 10 सेकंड को आवेश से भाग कर दिया, आवेश को समय से, आवेश को समय से भाग कर दिया। ऊपर कौन था, आवेश, नीचे कौन था, समय। अगर आपने आवेश को समय से भाग कर दिया तो जो मिलता है उसको क्या कहते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। काटने के बाद में जो आएगा वो 5 एम्पियर आएगा, क्योंकि कूलाम पर सेकंड को क्या कहते हैं, एम्पियर। ठीक है, इसी चीज को यहाँ समझिएगा। यहाँ पे भी वही चीज कह रहा है, किसी चालक के दिए गए बिंदु से प्रति सेकंड में गुजरने वाले आवेश को वैद्युत धारा कहते हैं। यदि हम ये कहें कि डेल्टा टी समय में, डेल्टा टी समय में डेल्टा क्यू आवेश, डेल्टा क्यू आवेश गुजरता है, आवेश गुजरता है, तो तो वैद्युत धारा, तो वैद्युत धारा जब डेल्टा टी समय में डेल्टा क्यू आवेश गुजरता है तो वैद्युत धारा जो होगी वो क्या हो जाएगी, डेल्टा क्यू, और बटे में क्या आ जाएगा, डेल्टा टी। क्योंकि आवेश को जब आप समय से भाग लगाएंगे, आवेश को जब आप समय से भाग लगाएंगे तो उसे क्या कहेंगे, वैद्युत धारा। और इसको बोला जाता है औसत वैद्युत धारा। क्या बोलते हैं, औसत वैद्युत धारा। ये कौन सी है, औसत वैद्युत धारा। औसत वैद्युत धारा जो है वो डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी आ जाएगी, ये है वैद्युत धारा। अब इसको समझिए, इसका एक मात्रक। अब दूसरी बात ये है, वैद्युत धारा आप समझ गए, ये परिभाषा है, वैद्युत धारा का एक फार्मूला है, वैद्युत धारा क्या चीज है ये समझ गए। अब इसके बाद इसका एक मात्रक देखते हैं, मात्रक क्या होता है। वैद्युत धारा का जब मात्रक आप देखने जाएंगे तो सबसे पहले इस फार्मूले को देखो, इसको आई से प्रदर्शित करते हैं, काय से लिखते हैं, आई से। इसे यहाँ पे लिख देते हैं, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। दिल में बना कि नहीं, दिल में आया समझ में कि नहीं, दिमाग में समझ में आ गया कि नहीं। देखिए, इसे कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। ओके, क्लियर हो गया ना। अब हमको ये समझना है कि हमें ये चीज समझना है मात्रक क्या होगा। मात्रक को ढूंढने से हमको ये चीज देखनी पड़ेगी कि ये बना काहे से है। विद्युत धारा बना है आवेश और समय से, तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कूलाम होता है। आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है।
आवेश का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, कूलम। और समय का एसआई मात्रक सेकंड होता है, क्या होता है, सेकंड। तो कूलाम और बटे सेकंड को एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्पियर। एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम है, इसीलिए इसे कैपिटल ए से लिखा जाता है। किससे लिखा जाता है, कैपिटल ए से। एम्पियर जो है एक साइंटिस्ट का नाम था, एक वैज्ञानिक का नाम था, इन्होंने खोज कर बताया था, इसीलिए यहाँ पे कैपिटल ए से लिखा जाता है। मतलब विद्युत धारा को कैपिटल ए से लिखा जाता है। जैसे यहाँ देखिए 5 एम्पियर आया हुआ था, ठीक है, 5 एम्पियर आया हुआ। अब हम इसको देखते हैं। आप विद्युत धारा जान गए, मात्रक जान गए। अब हमको ये देखना है कि विद्युत धारा जो होती है वो सदिश राशि होती है या फिर अदिश राशि। क्वेश्चन है कि विद्युत धारा सदिश राशि है या फिर अदिश राशि। विद्युत धारा सदिश है, सदिश है, सदिश या अदिश है, सदिश या अदिश है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, विद्युत धारा सदिश है या अदिश है। तो सबसे पहली बात यह है कि सदिश क्या चीज होता है और अदिश क्या होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, सदिश क्या चीज होता है, इस चीज को हम मिटा देते हैं और यहाँ पे बताते हैं सदिश और अदिश में अंतर। फिर आपको पता चलेगा कि सदिश क्या चीज होता है और अदिश क्या होता है। तो अगर हम ये कहें, इधर मैंने लिख दिया सदिश और इधर मैंने लिख दिया अदिश, ठीक है। सदिश वे राशियां होती हैं जिसमें दिशा होती है। क्या होती है, दिशा। सदिश वे राशियां होती हैं जिसमें दिशा होती है। अदिश वे राशियां होती हैं जिसमें दिशा नहीं होती, दिशा नहीं होती, दिशा नहीं होती। क्रॉस लगा दिया मतलब दिशा नहीं, क्रॉस लगा दिया मतलब दिशा नहीं है, इसमें दिशा है। अगला पॉइंट है, सदिश में परिमाण होता है। क्या होता है, परिमाण। परिमाण का मतलब होता है वैल्यू। वैल्यू जैसे कि हमने अभी बताया था 5 एम्पियर, 5 फिर एम्पियर। देखिएगा 5 क्या है, नंबर है, और ये ए क्या बता रहा है, ए कास्ट को बता रहा है, जाति को। किसको बता रहा है, जाति को। जाति से पता चलता है, जैसे केवल ऐसे ए लिख दिया होता तो हमको कैसे पता चलता है क्या चीज दी। इसके आगे ए लिख दिया एम्पियर, इसका मतलब ये धारा के कैटेगरी का है। किसका है, धारा के, विद्युत धारा के कैटेगरी का है। तो कहने का मतलब है, ये बताता है मात्रा को कि हाँ ये है कितना, ये पावरफुल कितना है, कितना ज्यादा इसके पास चीज है, और ये किस में आता है, किस में जाता है, किस कैटेगरी में आता है। तो ये बताता है इस चीज को, ये जाति को बताता है, गांव वाले हिसाब से समझिए तो। ठीक है, तो ये हो गया 5 और ये हो गया ए। तो किसको बता रहा है, ये धारा को बता रहा है। मतलब ए क्या है, परिमाण है, और सॉरी 5 क्या है, परिमाण है, ए क्या है, धारा, एम्पियर मात्रक है ये। ठीक है, तो ए जो है वो परिमाण है जिसको न्यूमेरिकल वैल्यू कहा जाता है। इसमें भी क्या होता है, परिमाण होता है। क्या होता है, परिमाण होता है, परिमाण होता है। अदिश राशियां वे होती हैं जिसमें परिमाण और दिशा दोनों, सॉरी, परिमाण होता है बट दिशा नहीं होती। सदिश राशि में दिशा होती है और परिमाण भी होता है। ठीक है, ये चीज होती है। अब एक चीज समझिए, देखिए सदिश राशि कौन सी, जिसमें दिशा और परिमाण होता है दोनों, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो और दिशा भी हो। तो आप विद्युत धारा को देखते हैं, विद्युत धारा में दिशा भी होती है, क्योंकि जब आप फैन को ऑन करते होंगे तो करंट वहां से चल करके फैन तक जाती होगी। तो विद्युत धारा में दिशा हुई कि नहीं हुई। ठीक है, या आप कोई भी चीज चलाते हैं, सब जो मेन सप्लाई होती है, जहां से सप्लाई दी जाती है, तो गांव के ट्रांसफार्मर तक जब करंट आती है तो उसमें इससे ही पता चल रहा है कि विद्युत धारा में दिशा है। और जब विद्युत धारा में दिशा है, अब देखते हैं विद्युत धारा में दिशा तो हो गई है, तो परिमाण होता है कि नहीं। तो परिमाण वहां से पता नहीं चलता है, लिखा होता है 11,000 लाइन या 33,000 लाइन या 66,000 लाइन। तो 66, 11 और 33 से क्या बता रहे हैं, उसके परिमाण को बता रहे हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा में ये दोनों चीजें हैं। जब ये दोनों चीजें हैं तो इसका मतलब हुआ कि विद्युत धारा सदिश राशि है।
क्या है, इससे मतलब हुआ, इससे ये चीज पता चलती है कि विद्युत धारा कैसी राशि, सदिश राशि। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि विद्युत धारा सदिश राशि ना होकर के अदिश राशि, कैसी होती है, अदिश राशि होती है। विद्युत धारा सदिश राशि ना होकर के अदिश राशि होती है। तो ऐसा क्यों, विद्युत धारा अदिश राशि होती है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, विद्युत धारा अदिश राशि होती है, विद्युत धारा अदिश राशि होती है, अदिश राशि होती है। विद्युत धारा कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। क्यों होती है, तो अभी एक इसमें तीसरा पैरामीटर और है, दो पैरामीटर तो हो गए। देखिए सदिश को पहचानने के ये दो पैरामीटर है, दिशा होनी चाहिए, परिमाण भी होना चाहिए। लेकिन अभी एक इसका पैरामीटर ये है कि सदिश योग नियम का पालन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तीसरा सदिश योग नियम का पालन। ठीक है, सदिश योग नियम का पालन, का पालन। देखिए सदिश योग नियम का पालन होना चाहिए। विद्युत धारा जो होती है वह सदिश योग नियम का पालन नहीं करती। ठीक है, और इसमें भी क्या होता है, अदिश राशियों में भी सदिश योग नियम का पालन होना चाहिए। अदिश राशियां अदिश क्यों कहलाती हैं, क्योंकि वो क्या करती हैं, अदिश राशियां जो भी होती हैं वो सदिश योग नियम का पालन नहीं करती। अगर सदिश योग नियम का पालन करोगे तो वो सदिश राशियां होंगी। इसमें क्या होता है, ये सदिश योग नियम का पालन नहीं करते। ठीक है, आप समझिएगा, सदिश राशियों में अगर इन तीनों का पालन कर रहे हो, जैसे तुम्हारे में दिशा भी है, परिमाण भी है और सदिश योग नियम का पालन भी कर रहे हो, तो वो सदिश होगा। अगर मान लिया दिशा है, परिमाण है, सदिश योग नियम का पालन नहीं कर रहे हो, तो अदिश में जाओगे। किस में जाओगे, अदिश में। अब अदिश राशि क्या है, दिशा नहीं होनी चाहिए, परिमाण होना चाहिए और अदिश योग नियम का पालन भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज देखिए। अब देखिए एक चीज, जैसे बल हमारा क्या होता है, सदिश राशि होता है। बल हमारा क्या होता है, सदिश राशि होता है। तो बल अगर हमारा सदिश राशि है, तो ये देखो ये सदिश योग नियम का पालन करता है। कैसे, जैसे ये एक क्या है, एक बल्क है, मतलब एक गुटका है, इस पर एक फोर्स लगाया जा रहा है इस डायरेक्शन में, 5 न्यूटन का, क्योंकि बल क्या है, सदिश राशि होती है, सभी जानते हैं। बल पे दिशा लगाई जाती है और परिमाण भी। जैसे 5 न्यूटन आप आगे की तरफ अगर किसी चीज को धक्का देंगे तो वो आगे के डायरेक्शन में ही जाएगा। अगर नीचे की तरफ आप लगाओगे 5 न्यूटन बल ताकत, तो नीचे जाएगा, और ऊपर की तरफ लगाओगे तो ऊपर, मतलब ऊपर नीचे और आगे पीछे क्या है, दिशाएं हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है बल में दिशा, परिमाण और क्या होता है, बल में दिशा भी होता है, परिमाण भी होता है और सदिश योग नियम का पालन भी होता है। देखिए सदिश योग नियम का पालन कैसे होता है, सदिश योग नियम का पालन। अब सदिश योग होता क्या है उसको भी बता देते हैं यहाँ पे। जैसे ये दो वेक्टर है, ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है। अगर ये दोनों एक ही दिशा में है और इसका नेट पूछा जाए तो दोनों जुड़ सकते हैं। अगर इसी में से बी को हम क्या कर दें, अपोजिट डायरेक्शन में कर दें, ऐसे ऐसे कर दें, और जो दोनों बराबर परिमाण के हैं। अब अगर सदिश योग नियम का पालन करना है तो इसको इसकी डायरेक्शन में लाना पड़ेगा। इसको जब इसकी डायरेक्शन में ले जाओगे, इसकी दिशा में ले जाओगे, तो ये माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस। और जब माइनस होगा तो परिमाण में बराबर है तो जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब यहाँ समझिएगा, यहाँ पे होता ये है, ये 5 न्यूटन इधर लग रहा है, तो अगर हम इस वाले ऑब्जेक्ट पर ये पूछें कि ये ऑब्जेक्ट जो है 5 न्यूटन कोई उधर खींच रहा है, मतलब 5 न्यूटन के बल से इधर कोई खींच रहा है इसको, और 5 न्यूटन के बल से इधर कोई खींच रहा है, तो अब आपसे क्वेश्चन है कि यह वस्तु जो है अपनी जगह से हिलेगी या नहीं हिलेगी। तो आपका क्वेश्चन, आपका जो आंसर होगा बस यही होगा कि जो है ये वस्तु जो है अपनी जगह से हिलेगी नहीं। क्यों, क्योंकि 5 न्यूटन इधर कोई खींच रहा है, 5 न्यूटन उधर खींच रहा है। जब यहाँ पे हम टोटल निकालेंगे तो इसको उसकी दिशा में करेंगे तभी तो जोड़ेंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, दोनों बराबर है, जीरो हो जाएगा, इसीलिए वस्तु यहाँ पे रहेगी। मतलब सदिश योग नियम का पालन कर रहा है। अगर ये सदिश योग नियम का पालन करता है तो ये सदिश राशि होगी, अर्थात बल जो होती है वो सदिश राशि होती है। लेकिन जो विद्युत धारा है वो सदिश योग नियम का पालन क्यों नहीं करती है, उसको देखिए। जैसे विद्युत धारा का कहने का मतलब है, ये एक करंट आया तुम्हारे घर पर, जो आपका केबल होता है, ऐसे आया। इसके बाद
एक वायर आप उधर ले गए, एक वायर इधर, मान लिया इधर कोई कमरा था और इधर भी एक कमरा है, रूम, ठीक है, इधर एक रूम है और इधर भी एक रूम है। इधर से 10 एम्पियर धारा आई थी, कितनी थी, 10 एम्पियर। मान लिया कि यहाँ पे 10 एम्पियर धारा जा रही थी। अब क्या होगा, अब 5 एम्पियर मान लो इधर चली गई और 5 एम्पियर इधर चली गई। 10 एम्पियर आ रही थी, 5 एम्पियर उस रूम में चली गई, 5 एम्पियर इस रूम में चली गई। अब हम चेक करें अगर कि इन दोनों कमरों पे नेट परिणाम होगा, नेट विद्युत धारा जो होगी वो क्या होगी, तो अब हमको इन दोनों को जोड़ने के लिए, कुल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनका टोटल निकालने के लिए इन दोनों तार का इनको जोड़ना पड़ेगा। और जब जोड़ेंगे तो इसकी दिशा को जब उधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो प्लस का 5 और माइनस का 5 हो जाएगा 0। अर्थात कमरे, इधर वाले कमरे और इधर वाले कमरे में जो भी चीजें चल रही थी वो चलनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, इनका नेट निकालने पर तो 0 आ रहा है। अर्थात जब नेट निकालने पे 0 आ रहा है अर्थात उसमें करंट आगे नहीं जा रही। लेकिन कभी आपने ऐसा देखा है कि हाँ, एक केबल हमारे घर से आया, फिर इसके बाद हम 3 कमरे में ले जाएं या 4 कमरे में, 5 कमरे में ले जाएं, कहीं जितने भी चाहे उतने पार्टों में ले जाएं, क्या करंट जो होती है शून्य हो जाती, नहीं होती। इसीलिए यहाँ पे देखिए, जो फोर्स था, बल, वो सदिश योग नियम का पालन कर रहा था, लेकिन धारा जो होती है वो सदिश योग नियम का पालन नहीं करती है। इसीलिए क्या कहा जाता है, विद्युत धारा अदिश राशि है, ना कि सदिश राशि। ठीक है, जो सदिश योग नियम का पालन नहीं करते हैं वो अदिश में आते हैं। और फिलहाल कहने का मतलब है, सदिश राशि वो होगी जिसमें दिशा, परिमाण और सदिश योग नियम का पालन करना चाहिए, ठीक है। और लेकिन अदिश में तो दिशा भी नहीं होनी चाहिए, परिमाण होना चाहिए और सदिश योग नियम का पालन नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इतनी बात समझ गए होंगे कि हाँ, विद्युत धारा सदिश है या अदिश। हमने आपको एग्जाम्पल देके समझा दिया। अब अगली चीज हम ये समझेंगे कि विद्युत धारा का मापन कैसे होता है। अगली चीज ये है विद्युत धारा का मापन। ये पहला हो गया, ये पहली हेडिंग थी। ये आपकी एक हेडिंग है, स्टार बताए गए हेडिंग। ठीक है, ये एक हेडिंग थी, दूसरी ये, तीसरी ये। अगली हेडिंग ये है, ठीक है, विद्युत धारा का मापन। विद्युत धारा का मापन। देखिए, विद्युत धारा का मापन कैसे किया जाता है। आप विद्युत धारा समझ गए, आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, आप एक फार्मूला निकाल लिया, विद्युत धारा, औसत विद्युत धारा I बराबर डी क्यू बटे डी टी, डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी होता है। ठीक है, ये चीज समझ गए। दूसरी चीज, विद्युत धारा का और विद्युत धारा का मात्रक समझ गए। विद्युत धारा सदिश राशि है या अदिश राशि है। ठीक है, विद्युत धारा एक अदिश राशि होती है। विद्युत धारा का मापन कैसे होता है, तो विद्युत धारा का मापन कैसे होता है, ये क्वेश्चन है आपका, यहाँ विद्युत धारा का मापन कैसे होता है। तो विद्युत धारा को मापने के लिए एक अमीटर होता है। क्या होता है, अमीटर। अगर हम एक चीज कहें यहाँ पे, इसको हम थोड़ा छोटा बना देते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ पे एक चीज समझाते हैं, उस चीज को भी समझाएंगे। विद्युत धारा का जो मापन होता है अमीटर से किया जाता है। अमीटर एक उपकरण होता है, ठीक है। अमीटर में होता ये है, एक तरफ प्लस चार्ज होता है, एक तरफ माइनस बिंदु लिखा होता है, एक पर प्लस होता है, एक पर माइनस होता है। और अमीटर ए पर ऊपर एक सुई होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि विद्युत धारा का मापन कहाँ से किया जाता है, अमीटर से। अमीटर, अमीटर से किया जाता है। अमीटर को सदैव काहे में लगाया जाता है, अमीटर को सदैव परिपथ के श्रेणी क्रम में यूज किया जाता है। काहे में यूज किया जाता है, अमीटर से किया जाता है, अमीटर से किया जाता है, किया जाता है, अमीटर से किया जाता है।
अमीटर को सदैव सदैव श्रेणी क्रम में यूज करते हैं। काय में यूज करते हैं? श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में अमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में यूज करते हैं। देखिएगा, श्रेणी क्रम में यूज करने का मतलब है, जैसे ये हमारा बल्ब लगा हुआ है इस तार में, और इसी तार के आगे हम प्लस से प्लस जुड़ा होना चाहिए, बैटरी के प्लस से प्लस जुड़ा होना चाहिए, माइनस से माइनस जुड़ा है, अर्थात ये श्रेणी क्रम में। ठीक है, अगर इस अमीटर को जब हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, जब बैटरी यहाँ पे लगाएंगे, बैटरी यहाँ से करंट उत्पन्न करेगी। ठीक है, करंट को बैटरी को लगाने से ही विद्युत धारा उत्पन्न होती है, बिना बैटरी लगाए विद्युत धारा उत्पन्न नहीं होगी। ठीक है, इसको अभी हम बताएंगे ऐसा क्यों। पहले आप इतना समझ लीजिए कि हाँ, बैटरी जैसे आपने लगा दिया तो प्लस से अगर प्लस जुड़ा है तो, और माइनस से माइनस जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है अमीटर जो लगा हुआ है किसमें लगा हुआ है? श्रेणी क्रम में लगा हुआ है। किसमें लगा है? श्रेणी क्रम में लगा हुआ है। तो जब यहाँ से करंट जाएगी इस बल्ब से होते हुए, बल्ब भाई साहब को जलाएगी, जला करके आगे बढ़ेगी, आगे बढ़ने के बाद अमीटर में जाएगी, और अमीटर उसको पढ़ेगा, पढ़ने के बाद आपको बताएगा। जब आप उसको देखने जाएंगे तब आपके घर चल करके नहीं आएगा अमीटर की, हाँ बाबू साहब हम बल्ब को जलाए थे, बल्ब में जो है इतनी करंट जा रही है, ये बताने नहीं आएगा, आप उसको पढ़ना ही पड़ेगा। अमीटर को जाकर के जब यहाँ से करंट गुजरेगी आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें रीडिंग आ जाती है। ठीक है, वो बता देगा रीडिंग 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर करंट जो है इस परिपथ में बह रही। तो अमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में लगाते हैं। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध, आदर्श अमीटर आदर्श अमीटर जो होता है, आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। क्या होता है? प्रतिरोध शून्य होता है, शून्य होता है। आदर्श एमीटर जो होता है, आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है शून्य, और प्रतिरोध जब शून्य होगा तभी तो कंप्लीटेड धारा ये बता पाएगा कि इस पूरे परिपथ में कुल धारा जा कितनी थी। अगर इसका भी कुछ प्रतिरोध हुआ, प्रतिरोध का मतलब होता है धारा को रोकना, अगर ये भाई साहब भी धारा को रोकेंगे तो कंप्लीटेड पढ़ करके कैसे बता पाएंगे कि इस परिपथ में एग्जैक्ट कुल धारा कितनी जा रही है, क्योंकि ये भी कुछ ना कुछ धारा रोक लेंगे। जब यही कुछ रोक लेंगे और इन्हीं को पढ़ना है और ये खुद कुछ धारा रोक लेंगे, तो सही धारा का ज्ञान या सही धारा कैसे पता चल पाएगी? इसीलिए आदर्श एमीटर को लगाया जाता है, और आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो शून्य होता है। लेकिन इस दुनिया में कोई भी चीज आदर्श नहीं होती, इस दुनिया में कोई भी चीज जो होती है वो आदर्श नहीं होती। ठीक है, ये केवल बकवास है कहना के कि हाँ आदर्श चीजें हैं, कोई भी चीज आदर्श नहीं, ना तो शिक्षक भी आदर्श नहीं होता है, शिक्षक और बाकी स्टूडेंट भी आदर्श नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट का काम क्या होता है? स्टूडेंट का काम है अच्छे से पढ़ाई करना। ठीक है, अपने समय पर, जैसे इस समय बच्चे का काम क्या है? पढ़ाई को करना, लेकिन बच्चे क्या करते हैं? छौरे करते हैं। और मास्टर को ईमानदारी से पढ़ाना। ठीक है, मास्टर को अपने बच्चे को अच्छे से अच्छी चीजें अवेलेबल कराना। ठीक है, अच्छे से पढ़ाना, तो वो क्या है? आदर्श कहा जा सकता है। फिलहाल आदर्श कोई चीज इस दुनिया में नहीं है। ठीक है, बस आप इतना समझ सकते हैं कि जो मास्टर अच्छे से आपको पढ़ा रहा है, अपने ज्ञान को जो चीजें मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, कहीं से भी आपको अच्छे से पढ़ा, मतलब ढूंढ के बता करके आपको यहाँ पे अवेलेबल करा रहा हूँ अपने ज्ञान को, पहले मैं इसको खुद अर्जित करता हूँ, फिर इसके बाद तुम्हें दे रहा हूँ। तो जो भी टीचर आपको जो कुछ भी सिखा दे उसका आप हमेशा सम्मान करिएगा, क्योंकि मास्टर जो होता है आपको जो चीज आपको सिखा रहा है उतनी चीज अगर आप अकेले सीखेंगे तो उसमें काफी ज्यादा टाइम लगाएंगे। वही शिक्षक जो होता है वो आपको अपना समय दे करके काफी चीजें अपने एब्जॉर्ब करके, ग्रहण करके तब आपको देता है। ठीक है, तो आप यहाँ समझिएगा, हम समझ रहे थे विद्युत धारा का मापन। तो विद्युत धारा का मापन जो होता है अमीटर से किया जाता है। अमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में लगाते हैं, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अमीटर से विद्युत धारा का मापन होता है। ठीक है, और अमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में लगाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो शून्य होता है। ठीक है, लेकिन कोई चीज आदर्श नहीं होती है, इसलिए
जिस भी प्रतिरोध को मार्केट से लिया जाता है उसका जो भी अमीटर मार्केट से लिया जाता है उस अमीटर का प्रतिरोध कम से कम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए। तो ये चीज हो गई। अब अगली चीज हम ये समझ लेते हैं कि विद्युत धारा को उत्पन्न होने का कारण क्या है। ठीक है, विद्युत धारा को उत्पन्न होने का कारण मात्रक बता दिया, सदिश सदिश राशि मापन और विद्युत धारा को उत्पन्न होने का कारण। तो यहाँ पे अगली चीज है, एक ये चीज बाकी है, विद्युत धारा, विद्युत धारा उत्पन्न होने का कारण, उत्पन्न होने का कारण। तो विद्युत धारा को उत्पन्न होने का कारण क्या है उस चीज को आप समझ। नंबर एक है मुक्त इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन। नंबर दो मुक्त आयन, मुक्त आयन। ठीक है, आयन। अब आपको ये समझ में आया होगा कि ऐसी बहुत सारी इस दुनिया में वस्तुएं हैं जिसमें बिजली प्रवाहित नहीं होती, जैसे कि कांच हो गया, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, जैसे कि सूखी लकड़ी हो गई, जैसे कि फाइबर हो गया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं इस दुनिया में जिसमें करंट फ्लो नहीं करती है। क्या नहीं करती है? करंट बहती नहीं है, उसमें आवेश चलता नहीं है। जब तक उसमें आवेश नहीं चलेगा करंट बहेगी नहीं। तो आज उसका रीजन भी समझिएगा क्यों ऐसा होता है। हर एक चीज में, जैसे प्लास्टिक है, इसमें इलेक्ट्रॉन हैं लेकिन मुक्त नहीं है, घूमने के लिए फ्री नहीं है। इसका जो नाभिक होता है प्लास्टिक का, वो उन इलेक्ट्रॉनों को घूमने के लिए स्वतंत्र नहीं करता है, आदेश नहीं देता है कि बाबा तू घूम सकता है, तू जा करके घूम और करंट पैदा कर और दूसरों को करंट मार। ठीक है, ऐसा नहीं आदेश देता है। तो प्लास्टिक के भीतर जो अनुभव, मतलब प्लास्टिक के भीतर जो नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, वो न्यूक्लियस चाचा इसके भीतर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है बट मुक्त नहीं। इसके भीतर वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनको घूमने का आदेश नहीं देता है, कहता है कि अगर घूमेगा तो बिगड़ जाएगा, इसीलिए वो घूमने नहीं देता है। तो कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनको 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 क्या है, घूमने से, उसके भीतर जो इलेक्ट्रॉन है उनको घूमने से रोका जाता है। ठीक है, लेकिन इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात उसके भीतर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनको संभालने वाला जो होता है, अर्थात नाभिक जो होता है, न्यूक्लियस चाचा होता है, वो कहता है घूमो, कोई दिक्कत नहीं है, घूमने से ही क्या होता है, सैर कर दुनिया की गा फिर जिंदगानी फिर कहा, और जिंदगानी अगर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहा। उसका रूल यही वाला है कि हाँ, घूमोगे तभी कुछ सीखोगे। ठीक है, तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को फ्री कर देता है घूमने के लिए। और अगर इलेक्ट्रॉन घूमेगा, इसके भीतर जो इलेक्ट्रॉन थे, जैसे लोहा, चांदी, सोना, एल्यूमिनियम, इसके भीतर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अगर घूमेंगे, चलेंगे, तो चालन से, विद्युत चालन, इसीलिए चैप्टर का नाम है विद्युत चालन। अगर आवेश चलेगा तो करंट बनेगी, अगर आवेश प्रवाहित होगा तो करंट बनेगी, अगर आवेश घूमेगा तो करंट बनेगी। घूमने को, चलने को, गति करने को ही क्या कहते हैं, आवेश का गति करने को ही क्या कहा जाता है, विद्युत धारा कहते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन मुक्त होना चाहिए, आवेश का मुक्त होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चालकों में, जो हमारी चालक कंडक्टर होते हैं, उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन और मुक्त आयन होना चाहिए। आयन क्या चीज होता है उसको हम समझा देते हैं। जैसे कि आप समझ रहे होंगे NaCl क्या होता है, नमक होता है। NaCl नमक होता है। जब आप नमक के डब्बे में, नमक जहाँ पे आप रखते हो कंटेनर में, उस कंटेनर में सीधे जाके आप दो तार लगा दीजिए, लाइट को भेजिए। किसको भेजें? लाइट को। जैसे आपने पहले दो तार आप करंट से ले लीजिए बिजली के, उसमें आप ऐसे लगा दीजिए करंट, ऐसे दोनों तार लगा दीजिए। फिर उसमें अगर जा करके अंगुली लगाओ तो आपको करंट नहीं लगेगा। मान लिया कि बिजली से दो तार लिए और उसमें ऐसे लगा दिए, एक पे से एक न्यूट्रल ऐसे लगा दिया। जो नमक का डब्बा है उसमें नमी नहीं होनी चाहिए जरा सा भी। ठीक है, सूखा नमक होना चाहिए। अब उसमें आप अगर अंगुली भी डाल देंगे, ठीक है, तो आपको करंट नहीं लगेगी। बस आपको ध्यान रखना है, ये सारे प्रैक्टिकल आप घर पे नहीं करना, ऐसे नहीं करना। अगर करना भी तो आप जूते पहन लीजिए और जहाँ पर भी खड़े हों सूखी चीज होनी चाहिए। बाई चांस अगर तुमने कोई मिस्टेक कर दिया तो करंट लग सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि सूखा नमक होना चाहिए जिस भी डब्बे में होना चाहिए। उसके बाद ऐसा करोगे तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन
अगर उसी डब्बे में थोड़ा पानी मिला देंगे, जब आप उसमें पानी मिलाओगे तो Na+ जो होता है वो अलग हो जाता है और Cl- अलग हो जाता है। Na+ अलग हो गया और Cl- अलग हो गया। अब अगर आप क्या करोगे, उसमें करंट डालोगे जा करके, तो होगा क्या, Na+ घूमेगा और Cl- भी चलेगा। Na+ अगर घूमा और Cl- घूम गया तो उसमें करंट फ्लो होगी, और करंट फ्लो होगी तब अगर आपने अंगुली डाली तो अंगुली वहीं हलेगी, फिर समझे, फिर तो आपको करंट लगेगी, आपका हिलना पक्का है। तो आप समझ गए होंगे कि विद्युत धारा उत्पन्न होने का कारण क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन और मुक्त आयन। इतनी चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये था आप लोगों का विद्युत धारा जो चालन चैप्टर है, ये इसका इंट्रोडक्शन है कि विद्युत धारा होती क्या है। अभी तक के जो आपने 4 चैप्टर पढ़े हैं स्थिर वैद्युतिकी नामक यूनिट में, उसका फर्स्ट चैप्टर था वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र, ये इसका फर्स्ट आवेश था, उसमें फर्स्ट चैप्टर था, उसमें भी आवेश रुका हुआ था। ठीक है, उसके बाद सेकंड चैप्टर जो था गाउस की प्रमेय, उसमें भी आवेश रुका हुआ था। इसके बाद तूने पढ़ा वैद्युत विभव और विभवांतर, उसमें भी आवेश रुका हुआ था। इसके बाद अगला चैप्टर आया वैद्युत धारिता या फिर संधारित्र, जिसमें आया था वैद्युत धारिता, उसमें भी क्या है, आवेश रुका हुआ था। लेकिन अब जो यूनिट है वैद्युत चालन, इसमें आवेश जो होगा वो गति करेगा, और आवेश के गति को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इसीलिए मैंने विद्युत धारा को फुल डिटेल में समझा दिया कि विद्युत धारा होती क्या है, परिभाषा क्या है, या कक्षा 10 में एक परिभाषा है, आवेश प्रवाह की दर को, दर मतलब समय होता है, आवेश प्रवाह की दर को, देखो, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अगर आवेश को आपने समय से भाग कर दिया है तो उसी को दर बोला जाता है, तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो मैंने सबसे पहले क्या कर दिया, विद्युत धारा को बताया, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। ये आवेश का विद्युत धारा का औसत फॉर्मूला है। एक चीज और छूट गई है, तात्क्षणिक विद्युत धारा, आप समझ लीजिए क्या होता है तात्क्षणिक विद्युत धारा, इसको हम यहाँ पे बता देते हैं। ठीक है, तात्क्षणिक विद्युत धारा, तात्क्षणिक विद्युत, तात्क्षणिक विद्युत, तात्क्षणिक विद्युत धारा को आई और इंस्टेंटेनियस अंग्रेजी में तात्क्षणिक कहते हैं, मतलब आई तात्क्षणिक धारा हो गई। इसे dq/dt से लिखते हैं, कहाँ से लिखते हैं, dq/dt। इसका मतलब होता है आवेश q का t के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, मतलब इसमें जो है प्रत्येक समय पर आवेश बदल रहा है। क्या हो रहा है, आवेश बदल रहा है। छोटे से परिवर्तन के लिए ऐसा किया जाता है, तो I बराबर dq/dt। ठीक है, समझ पा रहे हो, परिवर्ती आवेश आपको दिया होगा, परिवर्ती आवेश का मतलब है बदलने वाला आवेश, हर एक समय पर, हर एक सेकंड पर आवेश बदलेगा, तो इसको बोलते हैं तात्क्षणिक धारा। ठीक है, तो इसके बाद मैंने देखो मात्रक बताया आपको, मात्रक बताने के बाद विद्युत धारा कौन सी राशि है ये बताया, एग्जाम्पल दिया। उसके बाद विद्युत धारा का मापन किससे किया जाता है, अमीटर से। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। अमीटर को लगाते किसमें है, श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम संयोजन में, तो श्रेणी क्रम संयोजन में यूज करते हैं। इसके बाद मैंने बताया कि देखिए सदिश और अदिश में अंतर बताया। इसके बाद विद्युत धारा उत्पन्न होने के कारण, फिर तात्क्षणिक धारा, और इसके बाद अगला वीडियो जो आएगा तो आप ये समझ पाएंगे कि बैटरी लगाने के कारण ही, बैटरी किसी भी चालक तार में बैटरी लगाने के कारण ही विद्युत धारा क्यों प्रवाहित होती है। तो अगला वीडियो जो आएगा हमारा अपवहन वेग और अपवाह वेग होगा। ठीक है, या फिर यादृच्छिक गति आएगी और अपवाह वेग की जो गति आएगी वो हम इसमें अगले नेक्स्ट वाले वीडियो में बताएंगे। वो इम्पोर्टेंट वीडियो होगा, एग्जाम में भी पूछा जाता है, और ये वीडियो भी आपके लिए इंट्रोड्यूस के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आप लोगों को ये विषय समझ में आई होगी। अगर आप लोगों को पढ़ने में आनंद आ रहा है, आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई है, फिजिक्स आपको समझ में आती है, हमारी पढ़ाई हुई फिजिक्स अगर आप लोगों के दिमाग में जरा सा भी जाती है, ठीक है, समझ में आ जाती है, तो आप लोग क्या करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को कंप्लीटेड फिजिक्स विद न्यूमेरिकल्स जो हैं कंप्लीटेड फ्री में मिलेंगे। इससे भी अच्छे अच्छे वीडियो जो हैं आप लोगों को अपलोड करता रहूंगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, पढ़ते रहिए और